तो चलिए आज एक पहेली सुलझाने की कोशिश करते हैं। 2010 के आसपास अचानक ऐसा क्या हुआ कि दुनिया भर की टीनेजर्स में, मतलब किशोरों में, बेचैनी, अकेलापन, डिप्रेशन, ये सारे मामले एकदम से आसमान छूने लगे। ये कोई धीमी गति का बदलाव नहीं था, है ना। ये एक विस्फोट जैसा था। जो आंकड़े सालों से लगभग स्थिर थे, वो अचानक से ऊपर की ओर भागने लगे। ये वाकई एक बहुत बड़ी पहेली है और इस पर सालों से बहस भी चल रही है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं आर्थिक मंदी की वजह से हुआ, कुछ बढ़ती एकेडमिक प्रतिस्पर्धा को दोष देते हैं। पर ये सब चीजें तो मतलब पहले भी होती रही हैं। बिल्कुल 2010 के बाद का जो उछाल है वो कुछ और ही कहानी कहता है। बिल्कुल। और इसी पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास लेखक जॉनथन हैट की किताब द एंग्शियस जनरेशन पर आधारित एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि ये स्रोत इस विस्फोट के पीछे मुख्य कारणों को कैसे देखता है और क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है। स्रोत दो मुख्य गुनहगारों की तरफ इशारा करता है ना। हाँ, दो आप कह सकती हैं, दो बड़ी तकनीकी क्रांतियां जो लगभग एक ही समय पर हुई। अच्छा। 2010 से 2012 के बीच पहली बार स्मार्टफोन सस्ते हुए और हाँ, ये तो है। और ठीक उसी समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपना रूप बदला। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन्होंने लाइक और शेयर बटन को बहुत ज्यादा प्रमुखता दी। और फ्रंट फेसिंग कैमरे ने सेल्फी कल्चर को जन्म दे दिया। तो एक तरफ हाथ में डिवाइस आ गया, हाँ, और दूसरी तरफ उस डिवाइस पर करने के लिए एक ऐसी चीज आ गई जो सीधे हमारे मनोविज्ञान से खेलती है। एकदम सही। स्रोत से एक नए तरह के नशे की शुरुआत कहता है, डोपामीन का नशा। डोपामीन। हर लाइक, हर कमेंट, हर नोटिफिकेशन वो हमारे दिमाग में डोपामीन का एक छोटा सा शॉट रिलीज करता है। वो एक पल की खुशी देता है और हम उस खुशी को बार बार पाने के लिए वापस स्क्रीन की तरफ खींचे चले जाते हैं। वो फीकी लगने लगती हैं। बिल्कुल। और ये तो सिर्फ हमें स्क्रीन से चिपकाए रखने का एक मैकेनिज्म है ना। हाँ बिल्कुल। मतलब डोपामीन का नशा तो हमें प्लेटफॉर्म पर बनाए रखता है, लेकिन स्रोत के मुताबिक असली नुकसान तब होता है जब हम वो एप्स खोलते हैं, जैसे इंस्टाग्राम या टिकटॉक। हाँ, वहाँ एक अलग ही तरह का एक अदृश्य दबाव काम कर रहा होता है। आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया, अदृश्य दबाव। स्रोत इसे साइलेंट स्ट्रेस कहता है। ये कोई एक बड़ा तनाव नहीं है, बल्कि रोज की छोटी छोटी चीजें हैं जो मिलकर एक भारी बोझ बना देती हैं। और ये ऐसा दबाव है जिसके बारे में किशोर खुलकर बात भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत सामान्य लगता है। तो वो कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो इस अदृश्य बोझ को इतना ज्यादा बढ़ा देती हैं? देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे शक्तिशाली है लगातार तुलना। पहले हम शायद अपने स्कूल या मोहल्ले के कुछ दोस्तों से ही खुद की तुलना करते थे। सही बात है। अब एक 15 साल का बच्चा वो दुनिया के सबसे अमीर, सबसे खूबसूरत और सबसे सफल लोगों की एडिट की हुई, फिल्टर की हुई जिंदगियों से खुद को मापता है। ये तो एक ऐसी दौड़ है जिसे कोई कभी नहीं जीत सकता। कभी नहीं। हर स्क्रॉल के साथ ये एहसास और गहरा होता है कि मेरी जिंदगी काफी नहीं है। और इस तुलना का पैमाना भी तो कितना बदल गया है। पहले शायद पढ़ाई या खेल में होती थी, अब इस पर होती है कि कौन कितनी शानदार छुट्टियां मना रहा है या किसके पास कितने महंगे कपड़े हैं और किसकी जिंदगी कितनी परफेक्ट दिख रही है। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर दूसरा तत्व आता है, अपनी कीमत को नंबरों में आंकना। लाइक्स, फॉलोअर्स, कमेंट्स, ये सब एक तरह की सोशल करेंसी बन गए हैं। स्रोत में जोनाथन हाइट का एक बहुत जरूरी कथन है, हम एक ऐसी पीढ़ी बना रहे हैं जो लाइक्स के भरोसे अपनी पहचान तय कर रही है। ये बहुत गहरी बात है। अगर किसी फोटो पर उम्मीद से कम लाइक्स आएं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि फोटो अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये लगने लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूं या लोगों को मेरी परवाह नहीं है। ये बाहरी सत्यापन पर एक बहुत खतरनाक निर्भरता है। ये सोचने में भी अजीब लगता है कि अगर कल सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से मान लीजिए लाइक काउंट का फीचर हटा दिया जाए, तो कितने लोग अचानक खुद को खाली और अधूरा महसूस करने लगेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक और चीज है जिसका जिक्र होता है, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये क्या है और ये इस दबाव को कैसे बढ़ाता है? फोमो मतलब ये एहसास कि बाकी सब लोग कहीं बाहर मजे कर रहे हैं, शानदार जिंदगी जी रहे हैं, और सिर्फ हम ही हैं जो घर पर बैठे हैं और कुछ बहुत महत्वपूर्ण मिस कर रहे हैं। अच्छा। सोशल मीडिया एक 24/7 चलने वाला हाईलाइट रील है जो हमें लगातार यही महसूस कराता है। भले ही आपके दोस्त भी घर पर बोर हो रहे हों, लेकिन इंस्टाग्राम पर तो बस पार्टियों और वेकेशन की तस्वीरें ही दिखेंगी। सही है। और ये अकेलेपन और बेचैनी को कई गुना बढ़ा देता है।
ये बाहरी सत्यापन वाली बात और तुलना तो समझ आती है, लेकिन स्रोत में एक और चौंकाने वाली बात कही गई है कि हमने बच्चों से उनका बचपन ही छीन लिया है। प्ले बेस्ड चाइल्डहुड का खत्म होना, ये सुनने में बहुत गंभीर लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बच्चों ने असल दुनिया में बिना किसी बड़े की निगरानी के जो वो अनस्ट्रक्चर्ड प्ले होता है, अनस्ट्रक्चर्ड खेलकूद, हाँ, वो बंद कर दिया है। आप सोचिए 20-30 साल पहले बचपन कैसा होता था। बच्चे स्कूल से आकर गली में खेलने निकल जाते थे। हाँ, वे दोस्त बनाते थे, झगड़ते थे, नियम बनाते थे, गिरते थे, चोट खाते थे और फिर खुद ही सुलह करके वापस खेलने लगते थे। बिल्कुल। उन खेलों में कोई रेफरी या कोच नहीं होता था, बच्चे अपनी समस्याएं खुद ही सुलझाते थे। हाँ, अगर कोई बेईमानी करता था तो पूरा ग्रुप मिलकर तय करता था कि क्या करना है। और यही सब अनुभव बच्चों को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते थे। इसे एंटी फ्रेजाइल बनना कहते हैं। एंटी फ्रेजाइल मतलब छोटे मोटे झटकों से टूटने की बजाय और मजबूत होना। जब आप गिरते हैं और खुद उठते हैं तो आप सीखते हैं कि दर्द सहा जा सकता है। जब आप किसी दोस्त से झगड़ते हैं और फिर सुलह करते हैं तो आप सामाजिक कौशल सीखते हैं। आप सीखते हैं कि असहमतियों को कैसे संभाला जाता है। तो इसका मतलब अगर एक बच्चा पार्क में छोटे मोटे झगड़े या हार को संभालना नहीं सीखता तो इसका भविष्य में क्या असर पड़ता है? इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। स्रोत के अनुसार जब ये सब खेलकूद स्क्रीन पर शिफ्ट हो गया तो बच्चों ने ये कीमती सबक सीखने बंद कर दिए। अच्छा। ऑनलाइन गेम में अगर किसी से बहस होती है तो आप उसे बस ब्लॉक कर देते हैं। हाँ, आसान है। आपको कोई मुश्किल बातचीत करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर असल दुनिया में आप अपने सहकर्मी या बॉस को ब्लॉक नहीं कर सकते। सही बात है। तो जब ये बच्चे बड़े होकर कॉलेज या ऑफिस जाते हैं तो वे छोटी छोटी सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। एक छोटी सी आलोचना या असफलता भी उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। तो ये सब मजे करने का तरीका नहीं बदला है, ये तो भावनात्मक विकास की पूरी प्रक्रिया है जो रुक गई है। बिल्कुल बाधित हो गई है। जोखिम लेने से डरना, सामाजिक परिस्थितियों से घबराना, छोटी छोटी बातों पर चिंतित हो जाना, क्या ये सब उसी खोए हुए बचपन का नतीजा है? स्रोत का यही तर्क है। हमने बच्चों को हर छोटे मोटे शारीरिक खतरे से बचाने के चक्कर में, जैसे खरोच लगना या गिरना, उन्हें एक बहुत बड़े भावनात्मक खतरे में डाल दिया है। उन्हें एक तथाकथित सुरक्षित डिजिटल दुनिया में रखकर हमने उन्हें असल दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए कमजोर बना दिया है। और इसका सबसे बड़ा नतीजा शायद अकेलेपन में वृद्धि है। बिल्कुल। हजारों ऑनलाइन दोस्त होने के बावजूद वो गहरी और सच्ची दोस्ती की कमी महसूस होती है। ये सब सुनने में तो काफी निराशाजनक लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर चुके हैं जो हमेशा के लिए इस जाल में फंस गई है। क्या स्रोत इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता, कोई उम्मीद दिखाता है? हाँ, बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि समाधान उतने भी मुश्किल नहीं है जितने लगते हैं। स्रोत 4 बड़े और ठोस कदमों का सुझाव देता है। अच्छा। ये सिर्फ विचार नहीं बल्कि एक्शन पॉइंट्स हैं। तो पहला कदम क्या है? पहला और सबसे विवादास्पद कदम है 14 साल की उम्र से पहले कोई स्मार्टफोन नहीं। कोई स्मार्टफोन नहीं? नहीं। स्रोत का तर्क है कि बच्चों का दिमाग विकसित हो रहा होता है और वे एडिक्शन के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। तो उन्हें ये शक्तिशाली डिवाइस देने से पहले उनके दिमाग को परिपक्व होने का समय देना जरूरी है। लेकिन ये यथार्थवादी कैसे हो सकता है? अगर बाकी सभी बच्चों के पास फोन है और सिर्फ एक बच्चे के पास नहीं है, तो क्या वो सामाजिक रूप से अलग थलग नहीं पड़ जाएगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यहीं पर चौथा समाधान काम आता है जिस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है। लेकिन पहले बाकी 2 समाधानों को समझ लेते हैं। दूसरा है असल दुनिया के खेल और स्वतंत्रता को वापस लाना। बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें बिना निगरानी के दोस्तों के साथ समय बिताने दें। उन्हें छोटे मोटे जोखिम लेने दें। जैसे अगर बच्चा पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसे चीखकर रोकने की बजाय उस पर बस नजर रखें। इससे उनमें आत्मविश्वास और समस्या समाधान की क्षमता विकसित होगी। और तीसरा समाधान सोशल मीडिया से जुड़ा होगा, है ना? हाँ, तीसरा समाधान है सोशल मीडिया का समझदारी से उपयोग। स्रोत का सुझाव है कि 16 साल से पहले बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की अनुमति ही नहीं देनी चाहिए। 16 साल से पहले नहीं। और उसके बाद भी उसके उपयोग को सीमित किया जाना चाहिए, जैसे फोन को बेडरूम से बाहर रखना ताकि नींद खराब ना हो। ये बहुत जरूरी है। नोटिफिकेशंस बंद रखना ताकि ध्यान न भटके, और उन प्लेटफॉर्म से दूर रहना जो दिखावे और तुलना पर ही आधारित हैं। ठीक है, तो ये 3 समाधान हुए: देर से स्मार्टफोन, ज्यादा आजाद खेल और सीमित सोशल मीडिया। लेकिन अब वापस मेरे उस सवाल पर आते हैं, अगर सिर्फ मैं अपने बच्चे के लिए ये नियम लागू करूं तो वो अकेला पड़ जाएगा।
ये व्यक्तिगत स्तर पर कैसे काम करेगा? ये नहीं करेगा। हाँ, और इसलिए चौथा समाधान सबसे ज्यादा जरूरी है। ये एक साझा जिम्मेदारी है। साझा जिम्मेदारी। स्रोत ये स्पष्ट करता है कि ये सिर्फ माता-पिता की लड़ाई नहीं है। ये एक सामूहिक समस्या है और इसका समाधान भी सामूहिक रूप से ही होगा। जब तक स्कूलों, समाजों और सरकारों के स्तर पर बदलाव नहीं आएगा, तब तक व्यक्तिगत प्रयास अधूरे ही रहेंगे। तो इसका मतलब है कि स्कूलों को फोन फ्री नीतियां अपनानी होंगी, बिल्कुल, ताकि स्कूल का समय पढ़ाई और असल सामाजिक मेलजोल के लिए हो। एकदम सही। जब सभी बच्चों के लिए स्कूल में फोन प्रतिबंधित होगा, तो कोई भी बच्चा अकेला महसूस नहीं करेगा। इसके अलावा सरकारों को टेक कंपनियों पर दबाव बनाना होगा कि वे अपने प्लेटफॉर्म्स को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाएं, जैसे उम्र की पुष्टि को और सख्त करना। सही है। और समाज के तौर पर हमें भी असल दुनिया के मेलझोल को डिजिटल दुनिया से ज्यादा महत्व देना होगा। ये एक सांस्कृतिक बदलाव की मांग करता है। बिल्कुल, बात बच्चों को दोष देने की नहीं है, बल्कि उस माहौल को बदलने की है जिसमें वे बड़े हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर द एंग्शियस जनरेशन पर आधारित ये जो विश्लेषण है, ये सिर्फ एक किताब का सार नहीं, बल्कि एक चेतावनी की घंटी है। ये हमें बता रहा है कि जिस तकनीक को हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया था, वो अब हमारे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत भारी पड़ रही है। और अगर हमने एक समाज के तौर पर मिलकर इसे नहीं बदला, तो आने वाली पीढ़ी भावनात्मक रूप से और भी कमजोर, चिंतित और डिजिटल एडिक्शन की शिकार हो सकती है। इस पूरी चर्चा से एक विचार मेरे मन में आ रहा है, जिस पर श्रोताओं को सोचना चाहिए। बताइए। स्रोत में बच्चों और युवाओं पर तकनीकी असर की बहुत गहराई से बात हुई है। लेकिन इस फोन आधारित जीवन शैली ने हम वयस्कों के दिमाग, हमारे सामाजिक रिश्तों और हमारे काम करने के तरीके को कैसे बदला है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर बच्चों का खेल आधारित बचपन खो रहा है, तो क्या हम वयस्कों का गहरा, एकाग्र और रचनात्मक जीवन भी कहीं खो नहीं रहे हैं? शायद ये सिर्फ एंग्शियस जनरेशन की कहानी नहीं है। शायद ये एंग्शियस सोसाइटी की कहानी है।